बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक नहीं बल्कि दो फैसले आए हैं। एक की डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त हर मीडिया पर छाई हुई हैं, आप तक भी पहुंची होंगी कि इलेक्शन का फैसला दे दिया है। लेकिन इसके साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है। और जो पिछले कुछ दिनों से एक गेम जो है वो चल रही थी और फिर वफाकी काबीना का जो रातों रात अचानक से नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं, फैसले भी आ जाते हैं, ये सारे का सारा मामला भी उड़ा कर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिवली डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये दो रुकनी बेंच था जिसने अज खुद नोटिस के हवाले से, बेंच तो 3 रुकनी था लेकिन ये 2 जजेस थे जिन्होंने अज खुद के हवाले से एक फैसला दिया था, फिर सर्कुलर। और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो काबीना ने रात को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया था वो भी वापस अपने ओहदे पर ही बहाल हैं। वो जो उनका काम है वो कर भी रहे हैं। इस पर भी फैसला आया है तो इसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन के हवाले से फैसला है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता चलूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को बिल्कुल बांध कर रख दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फैसला है। और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती तो फिर कोई भी ऑप्शन हुकूमत के पास नहीं बचेगा। और अब भी इस फैसले में इतनी वजाहत के साथ एक एक पॉइंट लिखा गया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल एक किस्म का दे दिया है कि इस डेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये करना है। ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले तो उन्होंने खुद शेड्यूल जारी किया था और अपनी मर्जी से तमाम तर चीज़ें और डेट उन्होंने की थी और फिर उसके बाद शेड्यूल वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को गैर आइनी करार दिया है, बल्कि वो जो शेड्यूल वापस लेने वाला फैसला था वो कलअदम भी करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन का वो जो शेड्यूल था उसे बहाल भी कर दिया है। लेकिन चूंकि मजीद में एक हफ्ता ज़ाया हो गया था, बीच में जो केस वगैरह सारा चलता रहा, तो इसलिए अब 30 अप्रैल की बजाय 14 मई को इलेक्शंस होंगे और केपी में और दूसरे नंबर पर पंजाब में, इन दोनों सूबों में अब एक ही दिन इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 14 मई को दोनों सूबों में इलेक्शंस होंगे। थोड़ी सी डिटेल आपके सामने पहले मैं रखता चलूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये शेड्यूल जारी किया है, शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बाउंड कर दिया है कि 10 अप्रैल तक जो वफाकी हुकूमत है, जो ख़जाना है, वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दें। ये लिख दिया गया है कि आपने देना है। और ना सिर्फ इतना कि वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए देगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये बाकायदा लिख कर बता दिया गया है कि जब ये रकम आपको मौसूल होगी तो आपने भी इस रकम के हवाले से 10 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करानी है वसूली के हवाले से। यानी कि आज 4 अप्रैल है तो हो सकता है कि आपको 7 या 8 अप्रैल को ही पैसे मिल जाएं, लेकिन लास्ट लिमिट 10 अप्रैल तक रखी गई है। और इसमें साथ ये बाउंड कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को पैसे मिलेंगे तो वो रिपोर्ट इस वसूली की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा। एक तो चीज़ ये हो गई। फिर दूसरे नंबर पर जो कागजात नामजदगी हैं उसकी डेट भी दी गई है कि 10 अप्रैल तक जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं। फिर इसके बाद 10 अप्रैल और 19 अप्रैल 9 दिन दिए गए हैं हतमी लिस्ट के लिए। उसी में स्क्रूटनी और दीगर चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो पहला शेड्यूल जारी हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो प्रोसेस चलाया गया था उसमें कागजात नामजदगी तो जमा हो गए थे, डेट हो गई थी और स्क्रूटनी का सिलसिला जारी था, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का बहुत सारा काम पहले का हुआ भी हुआ है। तो बहरहाल 19 तारीख तक हतमी लिस्ट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की जारी कर देनी है और 20 तारीख को सबको जो इंतखाबी निशान हैं वो भी अलाट कर दिए जाएंगे।
यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर उन्होंने अब पार्टी टिकटों के हवाले से भी अब आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फैसले शुरू हो जाएंगे किस किस को पार्टी टिकट दिया जाना है, क्योंकि 20 तारीख से पहले पहले वो फिर टिकट दिया जाएगा, फिर उसके बाद ही इंतखाबी निशान जब ये अलाट होंगे तो फिर अपनी अपनी पता चल जाएगा कौन सा उम्मीदवार किस जमात से इलेक्शन लड़ रहा है। फिर उसके बाद इंतखाबी निशान अलाट होने के बाद 20 तारीख, उसके बाद तकरीबन 24 एक दिन होंगे उम्मीदवारों के पास कि वो जो अपनी कंपेन है वो चलाएं, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन यानी कि पोलिंग डे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुकर्रर किया गया है। अब इसमें मजीद यहाँ तक सिर्फ फैसला ये ख़त्म नहीं होता, मजीद बाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस तरह से किया गया है कि अगर फ़ंड नहीं दिए जाते, क्योंकि यही खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास वो नहीं है, तो इस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि अगर 10 अप्रैल तक फंड जारी नहीं किए जाते तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मुनासिब हुक्म जारी करेगी। यानी कि तौहीन अदालत की भी तलवार लटक गई है और फिर इन सब के खिलाफ तौहीन अदालत होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजीद सख्त फैसला ये देगी कि ना सिर्फ तौहीन अदालत लगेगी बल्कि पैसे तो जारी इनको करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है और ये जारी ही नहीं कर सकते, तो बेहतर इनके लिए ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ऊपर इंप्लीमेंट कर लें। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर उस सूरत में ना सिर्फ ये नाअहल होंगे बल्कि ये प्रोसेस भी चलाना पड़ेगा। ये नहीं चलाएगा तो कोई और आके चलाएगा, जिस तरह से कासिम सूरी के हवाले से कहा गया, उस टाइम कहा गया था कि वो नहीं चलाएंगे, नाअहल होंगे, फिर दूसरा आ जाएगा और फिर एट द एंड वोटिंग हुई थी। तो ये भी इसी किस्म का जो फैसला है वो सामने आया है। इसके अलावा नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में माफ़ कीजिएगा, बाकायदा तौर पर यह भी लिखा है कि जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करेगी और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की किसी तरह से मुआवनत नहीं की जाती तो इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन की भी जो उन्होंने पहले 2 नंबरियाँ आप इसको कहें या जो भी कहें उनकी जानिब से की गई और आगाह नहीं किया गया और वैसे ही फैसला दे दिया जो कि गैर आइनी भी आज साबित हो गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद ये चीज़ भी ऐड कर दी है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर आपने बताना है और अगर आप नहीं बताएंगे तो ये फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी भी फिर खैर यहाँ पर नहीं होगी। प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी की तरफ में आता हूँ, वहाँ पर क्या किया है कि निगरान हुकूमत, सेक्रेटरी, आईजी, इन तमाम को भी पाबंद कर दिया है कि आपने 10 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्लान देना है। ये भी पाबंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मोहसिन नकवी इनके हवाले से कल मैं एक सुन भी रहा था कि इन्हीं के कैबिनेट के एक शख्स हैं, उनके हवाले से इतला सामने आई है कि वो ये कहते हैं कि अभी तक जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स के अंदर जो निगरान हुकूमत का काम होता है जिसकी वजह से वो आती है कि इलेक्शंस करवाने हैं, उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। तो मोहसिन नकवी, कैबिनेट, आईजी, सब इन सब को अब जो प्लान है वो देना पड़ेगा 10 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदरवाइज इनकी भी खैर नहीं है। इसके अलावा नाजरीन, ताउन के हवाले से आपको बताया। अच्छा, मजीद 2 अहम चीज़ें जो इस फैसले में दी गई हैं वो ये कि 4-3 बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में उड़ाकर रख दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फैसला 3-2 का था, 4-3 का यूं ही शोशा आपकी जानिब से छोड़ा गया। फिर इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनका जो फैसला था आज खुद नोटिस के हवाले से, उस फैसले पर भी ये कह दिया गया है कि उस फैसले का इस बेंच के ऊपर असर नहीं पड़ता। तो ये ओवरऑल लबोलबाब था, खुलासा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक अहम फैसला आज जारी हुआ है इसका। अब नाजरीन में आता हूँ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, वहाँ पर क्या एक बड़ा फैसला आया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल साफ ये नज़र आ रहा है कि 2 धड़े बल्कि 3 धड़े भी एक परसेप्शन के मुताबिक मैंने आपके सामने रखे थे, लेकिन ज़्यादा जो जोर है वो 2 धड़ों की तरफ ही है। तो जो ये 2 धड़े हैं इनमें इख्तलाफात मज़ीद बढ़ रहे हैं और आज का ये जो फैसला आया है, ज़ाहिर सी बात है इस फैसले के बाद बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि मज़ीद जो दूसरा धड़ा है
उस तरफ से जो नाराज़गी है वो मौजूद है। तो बहरहाल इसमें एक चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि एक दिन एक तरफ से चीज़ आई, ओवरऑल ये जो जितने भी 7 दिन गुजरे हैं, और उसको काउंटर करने के लिए फिर या रद्द अमल के तौर पर दूसरी तरफ से कोई चीज़ आई। मिसाल के तौर पर जो एक फ़ैसला था आज खुद नोटिस वाला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया कि सारे केस अब नहीं सुने जाएंगे और ना सुने जाएं क्योंकि वो रूल्स वगैरह बन रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से ये हुआ कि सर्कुलर जारी हुआ, फिर उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा और उस ख़त के ऊपर फिर एक्शन लेते हुए वफाकी काबीना ने क्या किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ही उनकी जो खिदमात हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के लिए वो वापस ले ली। तो इसी तरह से अब इसी के ऊपर फिर एक और फैसला आज सामने आया है, वो ये कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज खुद नोटिस और ये जो सर्कुलर वाला मामला और ये जो रजिस्ट्रार को हटाने वाला मामला था, इसके ऊपर एक 6 रुकनी बेंच आज बना और आज ही इसके ऊपर समाअत हुई। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच बना और जिसने इन दोनों मामलात को देखा। अब इसमें क्या किया गया, सबसे पहले तो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला फैसला था जिसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई रोकने के हवाले से जो उनका ये फैसला था, इस हुक्म को इस 6 रुकनी बेंच ने गैर मौसर करार दे दिया है। यानी कि वो 3 रुकनी बेंच था जहां पर 3-2 से फैसला आया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन, इनकी जानिब से ये अज खुद नोटिस पर कार्रवाई से रोकने का ये हुक्म था और इस हुक्म को गैर मौसर इस 6 रुकनी बेंच ने आज करार दे दिया है। और प्लस ये किया है कि रजिस्ट्रार की जो ये उनका उनको काम करने से रोका गया था, उनको हटाया गया था, वो भी अब अपने ओहदे पर ही मौजूद हैं, अपने ओहदे पर ही बहाल हैं और उनका हवाले से भी जो फैसला था उसे भी गैर कानूनी जो है वो करार दिया गया। बहरहाल इस पर जो सारा एक सीक्वेंस बना है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस केस पर एक तो अज खुद नोटिस की समाअत से रोका, दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रार ने सर्कल जारी किया, तीसरे नंबर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा और काबीना ने रजिस्ट्रार को ओहदे से हटाया। आज खुद नोटिस को जस्टिस इजाजुल एहसन के 6 रुकनी बेंच ने ख़त्म कर दिया और कहा यह केस तो पहले से ही गैर मौसर था और जो वफाकी काबीना का जो हुक्म था वो भी उड़ा कर रख दिया, यानी कि वो गैर कानूनी हुक्म था। और कल से ही ये चीज़ें सामने आ रही थी, बल्कि एक आर्टिकल का जो हवाला था वो मैंने भी आपके सामने रखा था कि इसके तहत वफाकी काबीना ये हुक्म नहीं दे सकती क्योंकि ये जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ही पास है या कोई भी जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास ये इख्तियार होता है। तो बहरहाल अब ये चीज़ हुई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला ये ऑर्डर भी ख़त्म हो गया और जो काबीना वाला मामला था हटाने वाला रजिस्ट्रार का वो भी मामला ख़त्म हो गया और वापस अपनी जगहों पर जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं। और जो इस चीज़ के ऊपर शोर किया जा रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैसला दिया और आज खुद नोटिस के केसेस से रोकने का हुक्म है, रुक जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो फैसला भी अब ख़त्म हो चुका है। तो वो वाली जो दलील है वो भी अब नहीं चलने वाली। तो हुकूमत को इस महाज पर भी एक बहुत बड़ी जो शिकस्त है वो हुई है और मेरे ख्याल से इस ओवरऑल सिचुएशन में जिस तरीके से हुकूमत ने कुछ इकदामात किए हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त उनके ऊपर इस तरह से भी बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं या आप कहें कि मुतनाज़ा बन चुके हैं कि वो यहाँ से एक लेटर लिखते हैं और उनके लेटर के ऊपर फिर इम्प्लीमेंट होता है और ये हुक्म दिया जाता है और रातों रात हुक्म होता है, फिर उसके बाद जो उनकी जानिब से फैसला दिया जाता है और फिर दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से जो बेंच बनाया जाता है। तो बहुत ही क्लियर इस वक्त जो डिवीज़न है वो नज़र आ चुकी है। यानी कि पहले तो सिर्फ इस हद तक दबे लफ्ज़ों में ये जो बातें हैं वो हुआ करती थी कि डिवीज़न है, एक तरफ हैं कुछ जजेस और कुछ जजेस एक तरफ हैं, लेकिन इन 7-8 दिनों के अंदर जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और ये कुछ दिन चला और फैसला आया और जो जो इन दिनों में हुआ, हुकूमत और यहाँ पर अदलिया, ये तमाम तर चीज़ें मज़ीद एक्सपोज हुई हैं और मज़ीद जो डिवीज़न थी इस हवाले से जो एक पहले परसेप्शन थी ये अब क्लियरली आम बंदा भी इस हवाले से जो बात है वो करना शुरू हो चुका है। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हुकूमत की जानिब से
रात गए से ही ये धमकियां दी जा रही थी कि मार्शल लॉ का फिर ख़तरा है और इमरजेंसी का फिर ख़तरा हो जाएगा। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इमरजेंसी की ये जो बातें कर रहे हैं और जो रेफरेंस लाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से बातें की जा रही हैं, ये दोनों इकदाम ये नहीं उठा सकते। जिस तरह से इन्होंने पहले बाईकाट का बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले दिन ही आकर और मिन्नत तरले किए कि नहीं जी हमने तो बाईकाट नहीं किया, हम तो इस कार्रवाई का हिस्सा हैं। तो ये जो इनकी धमकियां हैं वो भी इसी बाईकाट की तरह ही हैं। इमरजेंसी का और रेफरेंस भेजने का जो इख्तियार है, ये दोनों इख्तियारात सदर मुमलिकत यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी के पास हैं। तो इसलिए हुकूमत की ये जो धमकियां हैं और इसी वजह से ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तड़ियां जो हैं माफ़ कीजिएगा, इसी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तड़ियां लगाते हैं। तो बहरहाल उस बाइकआउट की तरह ये भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनका दबाव डालने का एक हरबा है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आइन के साथ खड़ी हो चुकी है और ये जो फैसला है बड़ा ज़बरदस्त, और इस फैसले में एक एक चीज़ को बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और सवाए इसके कि इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, कोई दूसरा चारा हुकूमत के पास नहीं है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करती तो एक तो तौहीन अदालत उनके ऊपर लग जाएगी और फैसले के ऊपर फिर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो बेहतर यही है कि पहले से ही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर दी जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।